हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोबिन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही खूबसूरत से लेक्चर में। तो भाई हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है वो यहाँ पर कंटिन्यू हो रही है। और पहले तो सारे स्टूडेंट्स को यार दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली की वजह से लेक्चर जो रुका हुआ था 2 दिन हमने जो छुट्टी दी थी, उसके बाद बच्चा हमारा फिर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, जो हमने चैप्टर शुरू किया हुआ है, उसे बहुत जल्दी खत्म करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 8 ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट हमारा चल रहा है। और आज के लेक्चर में बच्चा पूरा थियरी इंफॉर्मेशन होने वाला है। मजा आने वाला है कि भाई एक्चुअली कहते हैं कि इंडस्ट्रियल कंपाउंड क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, एलॉय किसको बोलते हैं, एलॉय के टाइप्स क्या होते हैं, और उसके बाद 2 मेजर कंपोनेंट जो इस साल बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, जो मुझे ऐसे गीसिंग आ रही है, जैसे फीलिंग आ रही है। ठीक है, अब तक के सारे पेपर को एनालिसिस करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इसमें से एक क्वेश्चन आपको बन सकता है। तो आज का लेक्चर बहुत खास होने वाला है। भले ही थोड़ा सा थियरी इंफॉर्मेशन है, बट पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। क्या है सर आज का सेशन? आज के सेशन में सबसे पहले चैप्टर कौन सा है? तो चैप्टर हमारे पास ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले क्या है, इंडस्ट्रियल कंपाउंड क्या होता है। देखो ये जो वर्ड मैं बोल रहा हूं इंडस्ट्रियल कंपाउंड, इसका मतलब क्या है? बड़ा सिंपल सा मतलब है। मान के चलो कि आपने मकड़ी का जाला देखा होगा, बड़े से ऐसे से मकड़ी का जाला होता है, ठीक है, और इस मकड़ी के जाले में एक छोटा सा मच्छर आके फंस गया, तो वो कैसे एकदम कैप्चर हो जाता है। तो वैसे ही समझना कि यार छोटे छोटे एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऐसे छोटे एलिमेंट जो होंगे वो किसी बड़े कंपाउंड की जो छोटी सी जगह में आके क्या होते हैं बच्चा, फिट बैठ जाते हैं या चिपक जाते हैं या वहां पर सेटल हो जाते हैं। उसके बाद जो नया कंपाउंड बनता है उसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल कंपाउंड। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं आपसे, जैसे कि ये आयरन है, ठीक है, ये बड़े बड़े आयरन है, इस तरह से ये आयरन के बड़े बड़े, इसमें क्या हुआ बच्चा, छोटा सा एक कोई एटम आके यहाँ पे चिपक गया, तो ये जो होल कंपाउंड अब जो बन गया ना, अब वो प्योर आयरन नहीं है बच्चा, अब वो अलग बन चुका है। बस ऐसी चीजों को समझना है कि जब कोई छोटी चीज, छोटे एटम आके ट्रैप हो जाते हैं इंडस्ट्रियल स्पेस में, मतलब ऐसी स्पेस जहां पर कहीं ना कहीं बड़े बड़े लोगों के बीच में जो जगह बनती है उसको इंडस्ट्रियल स्पेस बोलते हैं। तो पहला जो हमारा आज का कंसेप्ट हो रहा है वो है फॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्रियल कंपाउंड। अगर एग्जाम में पूछता है कि इंडस्ट्रियल कंपाउंड एक्सप्लेन करो, डिफाइन करो, शॉर्ट नोट बताओ बच्चा, यही आंसर है। When small atoms like hydrogen, carbon, nitrogen are trapped in industrial spaces, मतलब ऐसी जगह जो बड़े बड़े लोगों के थ्रू बनती है, छोटी सी जगह रहेगी, within the crystal lattice the compound formed are called industrial compound। ऐसे कंपाउंड को हम इंडस्ट्रियल कंपाउंड कहते हैं। क्या कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है? अब बारी आने वाली कि सर इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जो नया कंपाउंड बनता है इंडस्ट्रियल कंपाउंड, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? तो बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी है, जैसे कि लाइक ये मेटल जैसे बिहेवियर दिखाते हैं। अगर किसी मेटल के थ्रू बने होंगे तो ये मेटल की प्रॉपर्टी है। तो सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंडस्ट्रियल कंपाउंड, एग्जाम में चांसेस ज्यादा होते हैं। तो पहली बात, दे आर हार्ड, और वो मेटल से ही बने होते हैं, तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो पहला तो मेटल की प्रॉपर्टी आपको दिख रही है। दूसरा, देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू देयर पैरेंट मेटल। मतलब सर जैसे कि मान के चलो कि ये मेरा इंडस्ट्रियल कंपाउंड है, ध्यान से देखना जरा। अब ये कंपाउंड का पैरेंट जो मेन चीज थी, ये कंपाउंड जो दिख रहा है आपको इस समय, पहले कंपाउंड नहीं था, पहले ये प्रॉपर एलिमेंट था। जैसे मैंने एक आपको एग्जांपल दिया कि ये आयरन है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा क्या है बच्चा, Fe है। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं समझाने के लिए। तो ये Fe एक एलिमेंट है, इस Fe एलिमेंट में बीच में ऐसा कोई तो कार्बन आ गया है, अब ये बन चुका है नया कंपाउंड। तो ये कंपाउंड की मेजर प्रॉपर्टी किससे मैच करेगी? इसके पेरेंट एलिमेंट से मैच करेगी। पेरेंट एलिमेंट कौन है सर? आयरन है। तो इसका मतलब कि जो पेरेंट एलिमेंट होगा उससे इसकी प्रॉपर्टी मैच करेगी। तो अब समझ में आ रहा है कि सर इसकी प्रॉपर्टी किससे मैच करने वाली है? देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू द पेरेंट मेटल, मतलब कि उस आयरन से मैच करेगी। मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं। देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, देयर मेल्टिंग पॉइंट्स आर हायर देन द प्योर मेटल। जो प्योर मेटल होता है उसके कंपेयर में इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा बच्चा, ज्यादा हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वहां पर मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया। जैसे कि टोटल जो एलिमेंट थे वो तो थे ही, लेकिन कार्बन भी एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो उसका भी मॉलिक्यूलर मास क्या होगा बच्चा, ऐड हो जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बाय डिफॉल्ट ज्यादा हो जाएगा यहाँ पर। देयर डेंसिटीज आर लेस देन द पैरेंट मेटल, इनकी डेंसिटी बच्चा क्या हो जाएगी यहाँ पर, कम हो जाएगी। ठीक है, मतलब इंडस्ट्रियल एलिमेंट की डेंसिटी क्या होगी बच्चा, प्योर मेटल से क्या होगी यहाँ पर, कम हो जाएगी, पैरेंट मेटल से कम हो जाएगी। मेटालिक कार्बाइड, जो इनसे मेटालिक कार्बाइड बनेगा, आर केमिकली इनर्ट एंड एक्सट्रीमली हार्ड एज डायमंड। तो इंडस्ट्रियल कंपाउंड से जो मेटालिक कार्बाइड बनेगा बच्चा, वो कैसा रहेगा आपका, हार्ड रहेगा, एकदम डायमंड जैसा हार्ड रहेगा। और इनर्ट मतलब कोई रिएक्शन नहीं करने वाला है। हाइड्राइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर यूज्ड एज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में क्या करेगा बच्चा, ये वर्क करने वाला है, काम करने वाला है। ये कुछ पॉइंटर्स हैं
4 मिनिमम याद रखो एग्जाम पर्पस के लिए। मेटल वाली प्रॉपर्टी जो पहले बताया वो लिख लो, ठीक है। जो इजी पॉइंट्स है वो आप उठा लो यहाँ से। केमिकल प्रॉपर्टी उसके प्योर मेटल से मैच करती है, डेंसिटी कम होती है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। कुछ सिंपल सिंपल पॉइंट्स जो कि आप उठा लो बच्चा, जो आपको बोर्ड एग्जाम में काम आएगा। अब हम बात करने वाले एलॉय के बारे में। सर एलॉय क्या होता है? तो ऑब्वियस है मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स, बराबर। अलग अलग टाइप के मेटल को अगर आप मिलाते हो तो आपको एलॉय मिलता है। एलॉय बनाते क्यों है? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी नॉर्मल मेटल के कंपेयर में अलग होती है, यूनिक होती है, या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ या मजबूती कहीं ज्यादा होती है। इसलिए हम एलॉय का क्या करते हैं बच्चा? फॉर्मेशन करते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ एलॉय क्या होता है कि यहां पर जनरली ट्रांजिशन मेटल के अंदर हम ज्यादातर जो एलॉय फॉर्मेशन होता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट को यूज करके ही होता है। तो ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म एलॉय वेयर एटम्स ऑफ वन मेटल आर डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली इन द लैटाइस ऑफ अनदर मेटल। मतलब एक पर्टिकुलर मेटल है मेरे पास, उसके बीच बीच में मैंने दूसरे मेटल को भी क्या क्या मिला दिया, उसको हम बोलेंगे एलॉय। आयरन और कार्बन का एग्जांपल ले लो, ब्रास उसी से बनता है, आपको पता होगा, ठीक है। स्टील उसी से बनता है। इनफैक्ट द मेटल विद द सिमिलर रेडियस एंड सिमिलर प्रॉपर्टी रेडियली फॉर्म एलॉय। तो लगभग सेम प्रॉपर्टी वाले होने चाहिए, सेम रेडियस होनी चाहिए, तो उसको हम एलॉय बोलेंगे। तो एलॉय के लिए क्या है बच्चा कि एक पर्टिकुलर एटम मेटल का लेंगे, दूसरा हम एटम लेंगे किसी मेटल का, उसको हम रैंडमली क्या करेंगे आपस में डिस्ट्रीब्यूट करवा देंगे लैटाइस स्पेस के अंदर। तो हमको जो कंपाउंड नया बनेगा दैट इज कॉल्ड एज एलॉय। और यहां पर बढ़िया है कि भाई आपको एलॉय दो तरीके का मिलता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलॉय, जिसका नाम है फेरस और नॉन फेरस। सर फेरस नाम से लग रहा है कि आयरन की बात कर रहे हो, बिल्कुल सही, जहां पर मेन एलिमेंट आपका आयरन होने वाला है, ठीक है, इस बात का ध्यान देना। तो फेरस एलॉय हैविंग एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली इन एटम्स ऑफ आयरन। मतलब कि दूसरे एलिमेंट आके जुड़ेंगे लेकिन दूसरे एलिमेंट कम प्रोपोर्शन में रहेंगे और आयरन यहां पर ज्यादा प्रोपोर्शन में रहेगा मिक्सचर में। एज परसेंटेज ऑफ आयरन इज मोर, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए दे आर टर्म्ड एज फेरस एलॉय। जैसे कि निकल स्टील हो गया, ठीक है, क्रोमियम स्टील हो गया, दिख रहा है, स्टेनलेस स्टील हो गया, इन सब के अंदर मोस्ट ऑफ आयरन जो कि ज्यादा अमाउंट में होता है। ऑल स्टील्स हैव 2% कार्बन, रेस्ट ऑल जो होता है बच्चा वो कहीं ना कहीं लोहा होता है, आयरन होता है। इसका मतलब लॉजिक समझ में आ रहा होगा कि हाँ सर आयरन है, फेरस है, आयरन और फेरस एक ही चीज है, आयरन या फेरस प्रेजेंट है, इसीलिए इसको फेरस एलॉय कहा जा रहा है। आ रहा समझ में? नॉन फेरस में क्या होगा कि भाई आयरन के अलावा एलिमेंट होने चाहिए। तो नॉन फेरस एलॉय आर समथिंग रिलेटेड टू नॉन फेरस एलॉयज आर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऑफ एटम्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल अदर देन आयरन। ये इंपॉर्टेंट चीज है, अदर देन आयरन, आयरन के अलावा जो लोग होंगे वो आने चाहिए। फिर से सुनो जरा, नॉन फेरस वाले लोग ऐसे होंगे जो मिक्स करेंगे हम लोग एटम ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। अब ट्रांजिशन एलिमेंट में आयरन भी आता है लेकिन आयरन के अलावा वाले लोग को मिक्स करना है, क्रोमियम ले लो, कार्बन ले लो, ऐसा कुछ भी मिक्स करो, बट मेन आयरन नहीं होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए विद नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। कोई नॉन ट्रांजिशन जैसे कि ब्रास होता है विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर एंड जिंक, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपर जिंक है तो है। अब ये कॉपर और जिंक आयरन के साथ में तो नहीं है भाई, या कॉपर आयरन के साथ में नहीं है, जिंक आयरन के साथ में नहीं है, तो ये इसलिए नॉन फेरस के रूप में कंसीडर किया जाता है। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है? और उसका इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा होता है। अब हम बात करेंगे पोटेशियम पर मैग्नेट, नया टॉपिक शुरू हो जा रहा है, एकदम मजेदार टॉपिक है। फॉर्मेशन ऑफ, बहुत सारे बच्चे टेंशन में थे कि सर ऐसा टॉपिक आता भी है क्या एग्जाम में। देखो पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम दो चीजें हमारे पास है, एक है पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये दो चीजें याद रख लो। पोटेशियम पर मैग्नेट का मतलब KMnO4 की बात कर रहा हूं मैं, KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, और दूसरा पोटेशियम डाइक्रोमेट, इस तरह से। ये दो चीजों में से एक चीज इस साल के पेपर में चांसेस रहेगा आने का, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जुलाई में पूछा जाता है, मार्च में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं पूछने के लिए, बट एंडिंग है, एंडिंग कह सकते हैं, मतलब एंडिंग इन द सेंस कि मतलब भाई अब जो आपका मार्च का एग्जाम है NAP के हिसाब से अगली साल बदलने वाला है, अगली साल तो नहीं लेकिन उसके बाद बदल जाएगा, तो शायद वो जाते जाते वो टेस्ट कर सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। इसीलिए पढ़ के जाओ, पढ़ के जाओ, ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट में इसलिए मैंने डाला हुआ है, पढ़कर जाओ। क्या पढ़ना है? KMnO4 का प्रिपरेशन। कैसे पढ़ेंगे? बहुत सिंपल है बच्चा, कुछ रिएक्शंस होंगे थोड़े से आपको डराएंगे, लेकिन बार बार प्रैक्टिस, इनऑर्गेनिक रिएक्शन है। प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, जिसके अंदर मैं पहले करने वाला हूं केमिकल ऑक्सीडेशन। क्या करूंगा बच्चा मैं? केमिकल ऑक्सीडेशन, मतलब सर मैं MnO2 ले रहा हूं, दैट इज मैंगनीज डाइऑक्साइड, उसको बेस के साथ मिला रहा हूं, पोटेशियम पोटास बोलते हैं इसको, KOH ले रहा हूं, यहाँ पे देखो लिखा है कॉस्टिक पोटास, और उसको पोटेशियम क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करा रहा हूँ। तीन चीजें मैंने बोली यहाँ पर, क्या क्या बोला मैंने? MnO2 को KOH के साथ मिला रहा हूँ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम क्लोराइड के साथ में मैं क्या करूँ, उसको रिएक्ट करा रहा हूँ।
तो सबसे पहले होगा क्या, जरा देखो यहाँ पे देखते चलो क्या हो रहा है। सबसे पहले यहां पर के और Mn का रिएक्शन होकर एक बन जाएगा, जैसे आपने बोला पोटेशियम पर मैग्नेट, वैसे पोटेशियम मैग्नेट बन जाएगा, मतलब K2MnO4 बन जाएगा। तो पहला टॉपिक है कि भाई K2MnO4 बन जाता है। देखो यहाँ पर K2MnO4 बन गया, K और Cl टूट के निकल जाएंगे यहां से, तो ये KCl वैसे का वैसे बाहर आ जाएगा। बचा O और यहां से OH ले लो, मतलब H और O मिलके बन जाएगा H2O। बोलो तीन चीजें क्या क्या बनी, समझ में आया। इनऑर्गेनिक का रिएक्शन है, बैलेंसिंग करनी पड़ेगी आपको। इनऑर्गेनिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या बनता है, जब तक वो पता नहीं चलेगा आपके लिए मुश्किलें बनी रहेंगी। फिर से देखो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो जरा यहां पर क्या बोल रहा हूं बच्चा, मैंने बोला कि भाई आपको लेना है MnO2, बिल्कुल सही सर। फिर लेना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और लेना है पोटेशियम क्लोरेट। देखो इस तरह से होते हैं फॉर्मूले, दिमाग कैसे चलाएंगे। K और Mn आपस में मिलके क्या बनाएंगे, K2MnO4 मिलाएंगे, बनाएंगे। ये KCl आपका बन जाएगा और O3 अलग हो गया, O3H के साथ मिलके H2O बना देगा। बोलो समझ में आया, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर एक चीज को बैलेंस करते चलो, देखो शायद बैलेंस है। K यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 और 2 पहले से है। Mn 1 है, देखो यहाँ पर Mn 1 पहले से है, टेंशन खत्म। मेन हमारा O के बारे में सोचना है, तो 4 O यहाँ पर, 1 O यहाँ पे 5 है। यहाँ पर कितना है, 3 4 5 6 हो रहा है, थोड़ा ज्यादा हो गया, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि जरा H को पहले बैलेंस करें। यहाँ पर अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर जरा देखो पहले अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, जैसे समझते चलते, तो ये 2 O 2 यहाँ पे 2 2 4 4 3 7 हो जाएगा, 7। तो एक काम करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 O 4 हो जाएगा। इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। बस 2 से पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं, फिर समझ में आने लगेगा क्या है, ठीक है। या फिर यहाँ पे 2 से मत करो, यहाँ पे 2 से कर दो। KCl है ना, तो यहाँ पे 2 से कर दो, यहाँ पे 2 से करो। 2 के 4 के, यहाँ पे 2 के 4 के, Cl भी 2 हो गया, Cl भी 2 हो गया सर, हो गया 3 2 जा 6 6 और 2 मतलब 10 हो गया। 10 करने के लिए 4 यहाँ पर, इसको 3 कर दो, 3 मत करो, ये 4 है ना, इसको 6 करना पड़ेगा। अगर इसको 6 करेंगे तो 12 हो जाएगा। इसको पहले फिलहाल 3 करता हूं मैं, 3 और 4 3 7 यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 2 8, 8 2 10। जरा चेक करो कहां पे गड़बड़ हो रहा है भाई। O बैलेंस नहीं हो रहा है, बाकी सब बैलेंस हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अब जरा चेक करो Mn कितना है, Mn 1 है सर, Mn 1 है, परफेक्ट। K कितना है, K2 यहाँ पे, K2 यहाँ पे 4, 2 दूनी 4, परफेक्ट सर। और H कितना है, H यहाँ पर 2 है, सिर्फ H यहाँ पर 2 है बच्चा, और यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर बहुत ज्यादा हो गया। तो मैं अगर एक काम करूं कि अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, क्योंकि H 2 ही है ना बच्चा, तो इतना बढ़ा क्यों ना हूं मैं। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, आप चेक करो O कितना हो गया, 2 यहाँ पे, 4 यहाँ पर, 6 हो गया सर। 3 दूनी 6, 6 2 8, यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा हो रहा है O। तो मुझे एक काम करना पड़ेगा, इस H को थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा, शायद मुझे लग रहा है, ठीक है। H को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, जरा देख लेते हैं कितना बढ़ेगा। अगर मैंने यहाँ पर ये ट्राई एंड एरर मेथड, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चा, ट्राई एंड एरर मेथड, जितना आप गलती करेंगे धीरे धीरे इरेज करते जाने का, पेंसिल से बढ़ाते जाने का आपका बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगर मैंने सर इसको अगर मैंने यहाँ पर देख लिया कि भाई मेरे पास, अगर मैंने इसको क्या लिया था, पहले 2 लिया था मैंने, इसको अब क्या कर लूँ मैं, इसको अगर मैं 4 ले लेता हूँ, 4 और 2 6 हो गया मेरे पास K। इसको क्या करता हूँ, 2 यहाँ पर है, 2 पर यहाँ माल देता हूँ। अब Mn भी 2 हो गया, 2 यहाँ ले लेता हूँ, 2 2 4, 4 4 8, 8 और 6 14 हो गया। H कितना हो गया बच्चा, 4, H मेरा 4 हो गया। इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, नहीं 4 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। अब चेक करो O, 4 दूनी 8, 8 2 10, 10 यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है बच्चा, ये 10 O हो रहा है क्या, जरा चेक करो एक बार। 2 दूनी 4, यस सर, 4 4 8, यस सर, 8 6 14 हो रहा है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे बैलेंसिंग में कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 6 तक गया हुआ है। देखो यहाँ पर धीरे धीरे मैं बढ़ा रहा हूँ ना, ये 6 तक गया है भाई, आप समझ सकते हो। यहाँ पर मैं अभी तक 4 तक पहुंचा हूं, मतलब मैंने 2 से ट्राई किया, 3 से ट्राई किया, 4 से ट्राई किया, अब और आगे जा रहा है। मतलब ये अभी मुझे लगा कि शायद इतने में हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये अभी और आगे जाएगा। तो एक काम करो, फिर इसको भी हटाना पड़ेगा, इसको फिर हटाओ, फिर इसको लेकर जाओ आगे, 4 5 6 से, समझो मैं 6 से लेकर जा रहा हूं। सोचो जरा, 6 से 6 तक जा रहा है बच्चा, तो सर ये 6H हो गया मेरे पास। 6H का मतलब है यहां पर 3 करना पड़ेगा, तो मैंने यहां पे क्या किया बच्चा, 3H2O ले लिया। देखो 3 दूनी 6, परफेक्ट, यहां पर 6H। अब K की बात कर लेते हैं, K की बात कर लेते हैं आराम से। अगर मैंने ये वाला K का 2 हटा दिया, तो यहां से भी हटा देते हैं, तो कोई मतलब नहीं है। अभी फिलहाल यहां पर Mn कितना है, जरा चेक करो। यहां पर K कितना हो गया, 6। इसको मैंने क्या किया बच्चा, 2 दूनी 4। देखो अगर मैंने इसको 3 से कर लिया, तो 3 दूनी 6 ज्यादा हो जाएगा,
3 दूनी 6 1 7, मतलब ये 3 से कर सकते हैं हम यहाँ पे। देखो 3 दूनी 6 6 1 7, परफेक्ट। CL 1 है, CL 1 है। ओ अजा चेक करते हैं, ओ चेक करते हैं पहले, इसको भी 3 से करना पड़ेगा। फिर 3 दूनी 6 6 6 12, 12 और 3 15 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, 4 3 12, 12 3 15। ओ मेरे भाई अब जाके बैलेंस हो रहा है। फिर से देखो जरा, फिर से देख बच्चा, ये चीज फिर से दिखा रहा हूं। इनऑर्गेनिक का रिएक्शन है भाई, टाइम लगेगा इसमें, और क्योंकि आप पहली बार करेंगे तो और ज्यादा टाइम लगेगा। फिर से देखो जरा, दिख रहा है बच्चा, KClO3, समझते चलो जरा। फिर से देखो कैसे कर रहा हूं मैं। पहले सर K और यहां पर MnO आ गया तो क्या बन जाएगा, K2MnO4। इसके बाद KCl अलग होकर निकल गया और इसके बाद पानी बन गया। तो सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले ट्राई किया बैलेंस करने के लिए कि भाई O कितना है। देखो आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ। O यहाँ पर 3 4 5 6 लग रहा है मुझे। देखो O कितना लग रहा है, 3 4 5 6। यहाँ पर O कितना है सर, यहाँ पे 4 1 5 है। 6 करने के लिए मेरे पास फिलहाल ऑप्शन है कि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ। अब मेरे पास O बैलेंस हो गया। देखो कैसे आप स्टार्टिंग से जा रहे हो आगे धीरे धीरे करके। अब क्या करेंगे, H मेरे पास 4 हो गया सर, वहाँ पर H कितना हो गया 4, यहाँ पर H कितना है बच्चा, यहाँ पर H मुझे एक ही दिख रहा है, मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया। जैसे मैं 4 से मल्टीप्लाई किया, देखो डायरेक्टली 4 4 आ गया, तो मेरा K कितना हो गया बच्चा, 4 हो गया, एक 4 1 5 हो गया। मेरे पास ऑप्शन 5 करने के लिए कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और ये 2 दूनी 4 एक परफेक्ट हो जाएगा। Mn को 2 से मल्टीप्लाई करो, Mn को 2 से किया। अब जरा चेक करो बैलेंस हुआ क्या, तो 2 दूनी 4 4 4 8 8 3 11, यहाँ पर 11 हो रहा है क्या, O 4 दूनी 8 8 2 10, अरे एक से बच गया, एक से बच गया। तो अब इस 4 को क्या करेंगे बच्चा, और बढ़ाओ, 4 को और बढ़ाता हूँ, 6 कर देता हूँ। जैसे कि इवन नंबर पे जल्दी बैलेंसिंग होती है। 6H लिया तो इसको क्या करना पड़ेगा, 6H करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 दूनी 6। अच्छा अगर मैंने ये 6H ले लिया तो 6K प्लस 1K 7K हो गया, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, Mn को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये बैलेंसिंग भी मैच हो गई, देखो ऊपर वाले से। डन, समझ में आया बच्चा, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा बट ट्रस्ट करो, ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है, कितना आप रगड़ते हो अपने आप को उतना आसानी से आप इसको कर पाएंगे। तो ये पहला जो स्टेप है काफी इजी, ये एकदम इजी स्टेप है। K2MnO4 टाइम लगा थोड़ा सा, सीटी पर्पज में आएंगे तो आपको कलर वलर याद करने, बट यहाँ पर आपको सिंपल इसका थियरी बोल देगी, वेयर मैग्नीज ऑक्साइड इज रिएक्टेड विद पोटास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर कॉस्टिक पोटास बोल सकते हैं, अलॉन्ग विथ पोटेशियम क्लोरेट, तभी आपको क्या देगा बच्चा, K2MnO4 जिसका नाम रहेगा पोटेशियम मैग्नेट देगा। और इसके बाद जब इसको हम एसिडिक या फिर न्यूट्रल मीडियम में जब इसको रिएक्ट करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और H2 के साथ में, तो भाई हमारा फाइनल आंसर बन जाता है। क्या है सर फाइनल आंसर, K2MnO4 प्लस CO2 प्लस H2O। इसमें एक चीज बनती है बच्चा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, इस H को मैं तोड़ के लिखता हूँ आपके लिए, इस तरह से चलेगा। तो होता क्या कि यहाँ से H इसके पास आता है, यहाँ से A को इसके पास चला गया, और एक बड़ा प्यारा सा कॉम्पाउंड बनता है KHCO3, KHCO3 पोटेशियम बाई कार्बोनेट करके एक टॉपिक प्रोडक्ट बन जाता है। फिर क्या बचा सर, MnO2 बाहर निकल, O चला गया तो MnO2 बचेगा, और ये जो K है और ये जो Mn रहेगा उसके साथ मिलकर बन जाएगा KMnO4, जिसकी हम तलाश कर रहे थे। तो इस तरह से बच्चा हमारा आंसर आ जाएगा MnO2। बोलो समझ में आया, कोई दिक्कत है बच्चा, कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन है, एकदम बढ़िया समझ में आ रहा है सब कुछ। सर बैलेंसिंग कैसे करेंगे, वही सेम ऊपर वाली कहानी रहेगी जो पीछे किया हम लोग ने, कि भाई अब स्टार्ट करेंगे एक एक चीज़ से, कैसे कर सकते हैं, क्या इसमें पॉसिबिलिटी है करने की। तो सबसे पहले मैं जरा देख लेता हूँ कि क्या क्या है। वहाँ पर K2 दिख रहा है मुझे, कि एक यहाँ पर 2 है, यहाँ पर परफेक्ट 2 है, Mn 1 है, Mn 1 है, चलो Mn 1 नहीं बल्कि Mn 1 यहाँ पर, एक यहाँ पे 2 हो चुका है। तो Mn भाई यहाँ पर एक ही है, मेरे को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिलहाल के लिए। ठीक है, K 4 हो गया तो मुझे कहीं पर कहीं ना कहीं तो बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं अगर समझो Mn, क्योंकि Mn 2 है, अगर मैं किसी भी K के, क्योंकि K फिलहाल कितना हो गया 4 हो चुका है, कहीं पर भी अगर मैंने बढ़ाया, समझो मैंने 2 यहाँ पे बढ़ाया, तो 2 Mn यहाँ पर, 1 Mn वहाँ पे, 3 हो जाएगा। तो मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस यही आपका बैलेंसिंग का मेन सोर्स है, क्योंकि जैसे आप यहाँ पे 2 Mn और 1 Mn देखेंगे तो आप बोलेंगे सर 3 Mn हो गया, और 3 Mn को बैलेंस करने के लिए आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, यही आपका मेन सोर्स है। एक बार ये 3 हो गया तो आपका सारा रिएक्शन बैलेंस होने लगेगा, बिकॉज K आपका 6 हो जाएगा। 6 होने के लिए फिर आप क्या करेंगे बच्चा, ये वाले को 2 से किया, इसको 4 से कर दो, क्योंकि 4 2 6 होने लगेगा। फिर H आपका 6 हो गया, मतलब 4 हो गया, फिर इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो सारी चीज़ें बैलेंस होने लगेंगी। तो ये आपके पास एक जनरल आइडिया मिलेगा कि कैसे इसको बैलेंसिंग करते हैं। चेक करो जरा सब लोग, चेक कर बच्चा, बढ़िया क्वेश्चन था एकदम। और हमको आंसर में चाहिए क्या था, एट द एंड हमको आंसर में ये चाहिए था, देखो हमको आंसर में एट द एंड ये चाहिए था, देखो दिस इज माय फाइनल आंसर। चेक कर बच्चा, मजा आ रहा है एकदम। 2 KMnO4 ये हमारा फाइनल आंसर है। थोड़ा सा
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, खतरनाक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैलेंसिंग। ये बैलेंसिंग ऐसे ही होती है कि भाई ट्राई एंड एरर मेथड से इरेज करते जाओ पेंसिल से, इरेजर रबर लेकर, मतलब रबर और पेंसिल लेकर बैठो, और एक लिखा, दो लिखा, फिर बैलेंस हुआ नहीं हुआ, इरेज कर दिया, आगे किया, फिर आगे किया, तो इस तरह से आप बैलेंस करते जाते हैं। ठीक है, तो यह तरीका होता है जनरली। ये पहला आंसर मिल गया। अब हम बात करेंगे जो नया टॉपिक है बच्चा, जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, क्या है सर टॉपिक? K2Cr2O7 की बात हो रही है। K2Cr2O7, जिसके अंदर एक टॉपिक निकलता है आपको क्रोमाइट ओर। क्रोमाइट ओर जब तक आपको नहीं मिलेगा तब तक आप नहीं कर पाएंगे। क्रोमाइट ओर में Na2CO3 मिलाते हैं, इसका रोस्टिंग करते हैं, आगे आपको सोडियम क्रोमेट मिलता है। सोडियम क्रोमेट को आगे हीट करेंगे तो आपको पोटेशियम सोडियम क्रोमेट मिलेगा, डाइक्रोमेट मिलेगा, फिर उसमें हम फाइनल आंसर में निकालेंगे K2Cr2O7। तो काफी प्रोसेस के साथ होने वाला, मजा आएगा आपको। तो K2Cr2O7 दैट इज प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, दिख रहा है बच्चा? यस सर, बिल्कुल दिख रहा है। क्या होने वाला है इसमें? तो ये जो एक टॉपिक लिया आपको क्रोमाइट ओर, कभी कभी इसका 1 मार्क का क्वेश्चन भी निकलता है, क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर क्रोमाइट ओर FeOCr2O3 होता है। इसको हम हीट करते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ में, और साथ में इसको हम क्या करते हैं बच्चा, O2 के साथ में क्या करते हैं बच्चा, गर्म करते हैं फर्नेस के अंदर। ठीक है, एवर बैटरी फर्नेस होती है, भट्टी होती है, उसके अंदर हम गर्म करते हैं। तो FeOCr2O3 के अंदर जब हम Na2CO3 मिलाते हैं O2 के साथ में, तो जनरली क्या होता है कि देखो यहाँ पर दो चीजें, Na का रिएक्शन इसके साथ होगा, और एक टॉपिक निकल कर आता है आपके लिए नया, सोडियम क्रोमेट करके टॉपिक निकलता है। इसका फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, क्या है सर? Na2CrO4। क्या बोल रहा हूं मैं, फिर से सुनो, अच्छे से सुनो क्या बोल रहा हूं मैं, कि सर Na और ये Cr के बीच में जो रिएक्शन होगा वो क्या बनेगा? Na2CrO4 बनेगा। सर फिर इसका ये CO3 का क्या होता है? CO3 CO2 बन के निकल जाएगा। सर Fe का क्या होता है? Fe2O3 बन के निकल जाएगा। ये तीन चीज समझ में आया क्या क्या बन रहा है? कोई डाउट है बच्चा? फिर से जरा देखो कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है, यहां जरा देखते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं क्या है। तो सर मेरे पास FeOCr2O3 प्लस Na2CO3 प्लस O2 है। इनसे जब मैं रिएक्शन करूंगा बच्चा, तो मुझे जो आंसर मिल रहा है कि ये इनके साथ रिएक्शन करके बनाएगा Na2CrO4, साथ में ये कंपाउंड बन जाएगा आपके लिए Fe वाला Fe2O3, और लास्ट में CO2 आपका बाहर चला गया। दिस इज द होल स्टोरी। बैलेंसिंग अगेन वही ट्राई एंड एरर मेथड में बार बार बोल रहा हूँ, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। कितना ज्यादा आप घिसते हो बैठकर, कितनी बार आप इसको देखते हो। घिसना भी नहीं है, बस ये सोचो कि आपके पास ऐसे नोट्स की PDF पड़ी हुई है, चलो जाते जाते एक बार देख लेता हूं, तो आपको याद रहेगा क्या यार इसमें 8 यूज होता था, इसमें 4 यूज होता था, तो वो नंबर एक बार याद आने लगा ना, तो आपके लिए ज्यादा दिक्कतें नहीं रहेंगी। ठीक है, ये सोचो कि मैं सिर्फ पढ़ लिया और मुझे एग्जाम में डायरेक्टली आ जाएगा, तो आपका टाइम कंज्यूमिंग होगा। जैसे यहाँ पर मैं कर रहा हूँ तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग जा रहा है आपको समझाने में, वैसे एग्जाम में भी होगा, टाइम कंज्यूम होगा आपका, अननेसेसरी बैलेंसिंग में टाइम जाएगा। लेकिन अगर आप बार बार देखे रहेंगे तो कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है कि अरे हाँ 4 से करना है, 5 से करना है, 8 से करना है। ठीक है, जैसे अब स्टार्ट करते हैं इसके लिए फिर से कि कैसे करना है और कहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए लेट्स होप फॉर द बेस्ट, एक एक करके देखते हैं। पहले ओ देख लेते हैं, पहले Na कितना है, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, परफेक्ट है। Cr कितना है बच्चा, 2 है। Cr जरा चेक करो, Cr यहाँ पर 2 है सर, यहाँ पर 1 ही दिख रहा है मुझे, तो ये गड़बड़ लग रहा है। मुझे लग रहा है शायद यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो Na मेरे पास 4 हो गया, जबकि Na यहाँ पर 2 दिख रहा है मुझे। ठीक है, और एक और चीज दिख रही है मुझे, Fe 2 दिख रही है बच्चा। Fe को 2 से मल्टीप्लाई किया तो सर ये Cr 4 हो गया। Cr यहाँ पर 1 है तो मुझे इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो धीरे धीरे चीजें बैलेंस हो रही हैं, तो यहाँ पर मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 दूनी 8 हो गया सर, Na 8 हो गया। Na 8 हो गया, मतलब इस Na को मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो धीरे धीरे बैलेंसिंग की तरफ जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, और CO भी मेरा 4 हो गया। ठीक है, अगर CO मेरा 4 हो गया तो मैं इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ फिलहाल के लिए, जैसा जैसा चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर Fe 2 हो गया है, Cr 4 हो गया है। अभी फिलहाल चीजें सेट लग रही है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ कि यार बाकी लोग बैलेंस हैं कि नहीं है। मैं जरा वो चेक कर लेता हूँ, थोड़ा सा हमको भी समझ में आएगा। तो मैं वो चेक करता हूँ, 4 चौका 16, 16 और 3 19, 19 4 दूनी 8, 19 और 8 बच्चा 8 7 कितना होता है, 27 आ रहा है शायद से, 8 9 17 बराबर। सही बात है, बिल्कुल सही, 27 आ रहा है। यहाँ पर जरा देखते हैं, ओ को तो मैं बढ़ा दूंगा जितना चाहिए मुझे। यहाँ पर फिलहाल 1 और 3 4, 4 दूनी 8 हो गया, 8 4 3 12, 12 8 20, 20 7 27 चाहिए, मतलब इसको मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी ये 7 आएगा। ऑब्वियसली बात है, ये तो कंफर्म है कि 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब ये 7/2 नहीं कर सकते हम लोग फिलहाल, तो 7 ही करना पड़ेगा। तो अगर मैं 7 से करूंगा तो सर लेकिन ये 7 दूनी 14 हो गया, ज़्यादा हो गया, सीधी सी बात है। अच्छा ये अगर मुझे इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है तो अब कितना हो गया जरा चेक करो। तो अगर ये 7 से मल्टीप्लाई तो बाकी लोगों को थोड़ा कम ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करता हूँ कि मैं वापस से चेक करता हूँ कि और मैं क्या कर सकता हूँ। तो अभी तक फिलहाल बैलेंस नहीं हुआ, इस बात का ध्यान देना।
चलो चलो एक काम करता हूँ कि भाई नंबर को थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ मैं। 2 लिया ना मैंने, अब 2 के बाद 3 मत लेना, 4, हमेशा इवन नंबर पे पीछे भागना। Fe4 Cr8, Fe4 Cr8, मतलब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चा, 8 लेना पड़ेगा, और Fe को बोला है 4, मतलब इसको मुझे 2 लेना पड़ेगा। देखते चलो, धीरे धीरे देखते चलो, समझ में आएगा। सर Na 8 हो गया सर, बहुत ज्यादा हो गया, ये तो 8 दूनी 16 हो गया, सॉरी, तो ये मुझे 8 लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, देखते चलो, सेट है अभी। अब CO भी 8 हो गया, इसको भी 8 लेना पड़ेगा। अब जरा देखते हैं कि सर बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। चलो फटाफट जरा देख लो कितना हुआ O यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जितना होगा उतना यहाँ पे करेंगे। 8 चौका 32 और 3 दूनी 6, 32 और 6 फिलहाल हुआ है 38, 8 दूनी 16, 8 6 14 को 4 कैरी गया 1, 54 हो गया भाई, टोटल 54 O आ गया। यहाँ पर कितना हो रहा है, 1 और 3, 4, 4 चौका 16, 8 3 24, फिलहाल ये आ गया कितना भाई, 40 आ गया, 40। कितना कम पड़ रहा है, 14 कम पड़ रहा है, तो क्या मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं, पीछे भी हमने किया था, याद करो। अब समझे लॉजिक, तो ये हमारी बैलेंसिंग है। इतना टाइम क्यों लगा रहे हो सर बैलेंसिंग में, बच्चा आपको समझा रहा हूं, ठीक है। अब अभी 3 4 बार 5 बार 10 बार आप देखेंगे, आप खुद बोलेंगे सर 3 4 5 8 10 से कर दो, लेकिन वो नहीं करना है, आपको समझा रहा हूं कि हो कैसे रहा है। ट्राई एंड एरर मेथड, इतना टाइम क्यों लग रहा है करने में, और ये होगा एग्जाम में अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो, ठीक है। या इस बात का ध्यान रखना। तो सर ये क्या मिला हमको, सोडियम क्रोमेट मिल गया, पक्का ऐसी बैलेंसिंग है, बिल्कुल वैसी बैलेंसिंग नहीं, और क्या रहेगा, और थोड़े कुछ एक्स्ट्रा करेंगे, ठीक है। 7 आ गया, 8 आ गया, परफेक्ट है। तो ये जो मिल रहा है बच्चा, इसको बोलते हैं सोडियम क्रोमेट। अच्छा, इसका क्या करेंगे सर, इसको हम अब ना बच्चा सोडियम क्रोमेट को सोडियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करेंगे। मतलब हम क्या करने वाले, इसको H2SO4 के साथ में रिएक्ट कराएंगे। तो सोडियम क्रोमेट जो मेरे पास था, उसको मैंने H2SO4 के साथ में रिएक्ट कराया, तो इनके साथ कन्वर्जन, इनके साथ रिएक्शन होने के बाद ये भाई साहब बन जाएंगे Na2Cr2O7। H है तो ऑब्वियस है, यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे एक चीज गड़बड़ है, यहाँ पर बुक में जरा ध्यान देना। यहाँ पर बच्चा NaSO4 जो कि आपका बाहर जाएगा, ठीक है। NaSO4 जो है कि बच्चा यहाँ पर क्या होगा, बाहर जा रहा है। SO4 आया समझ में, तो सर कैसे बाहर जाएगा देख लो जरा, Na2SO4, ठीक है। एरर है, प्रिंटिंग मिस्टेक है बुक में। चलिए सोडियम सल्फेट जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोडियम सल्फेट। अच्छा, ये तो समझ में आ गया सर हमको कि ये 2 चीजें बनने वाली, इसको हटा दो, ये सब यहाँ पर क्या बन रहा है भाई, ये तो हो गया ना। Na2CO3 Na2Cr27 ऊपर बना हुआ है। चलो ये देख बच्चा, जरा ध्यान से देखो जरा, यहाँ देखो, प्लस H2O कर दो, बैलेंसिंग दिखा रहा हूँ कैसे हो रहा है, देखो जरा। तो जब मैं Na2CrO4 के अंदर H2SO4 मिलाऊंगा, तो सबसे पहले क्या होगा कि ये Na का रिएक्शन इस SO4 के साथ हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, Na2SO4 बन जाएगा। क्लियर है, एकदम क्लियर है सर। दूसरा जो टॉपिक निकल रहा है मेरे लिए कि सर ये यहाँ पर, एक मिनट जरा, मैं जरा इसको अच्छे से करके रखूँ, फिलहाल बैलेंसिंग को जरा हटा देता हूँ, नहीं तो आप अननेसेसरी कंफ्यूज होंगे। चलो यहाँ पे देख बच्चा, अब दूसरा जो टॉपिक निकल रहा है मेरे लिए कि सर मैं नीचे लिखता भी हूँ आपके लिए चाहिए तो, कि मेरे पास Na2CrO4 है, प्लस मैंने H2SO4 कर दिया, तो इसका कन्वर्जन हो जाएगा Na2Cr2O7 प्लस Na और SO4 आपस में मिलके क्या बनाएंगे, Na प्लस होता है, SO4 2 माइनस होता है, प्लस H और O मिलके बना देंगे H2O। चेक कर बच्चा, ये तीनों चीज बन रहा है, यस सर, ठीक है। तो NaCl बुक में अगर होगा तो गलत होगा, इस बात का ध्यान देना। दूसरी बात सर, ये बैलेंस कैसे हुआ होगा, तो चलो देखते हैं, सिंपल लग रहा है तो मुझे, Cr और यहाँ पर Cr2 है, मतलब Na2, यहाँ पर भी Na2, कितना हो गया, 2 2 4, और Cr भी 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, देखो सब बैलेंस हो गया। O कितना है सर, 4 दूनी 8, 8 और 4, 8 और 4 12, यहाँ पे कितना है सर, 4 1 5, 5 और 7 12, परफेक्ट, सब बैलेंस है, देखो अपने आप से बैलेंस हो गया। मतलब ये बैलेंसिंग सही मायने में वैलिड रहेगी, और ये रिएक्शन सही मायने में वैलिड रहेगी। देखो बुक में एरर था, बट वहां पर मैंने करेक्शन कराया है ताकि आपको पता चले कि क्या मिस्टेक है बुक के अंदर, ठीक है। ये हो गया। अब जब ये आ गया ना बच्चा, तो इसको सिर्फ KCl मिला दो, सिर्फ KCl मिला दो डायरेक्ट। Na2Cr2O7 के अंदर आप सिर्फ KCl मिला दो, आपका काम तमाम। जैसे KCl मिला है, बस रिप्लेसमेंट हो जाएगा, Na यहाँ आ गया, मतलब K यहाँ पर आएगा और Na वहां चला जाएगा, खत्म, इतना ही हुआ है, रिप्लेसमेंट हुआ है। यहाँ पर 2NaCl बाहर, ये चीजें यहाँ पर आ गई। समझ में आया बच्चा, दैट इज कॉल्ड पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसकी हम बात कर रहे थे। दिस इज द एंड ऑफ द कंटेंट जो हम आज आपके लिए लेकर आए थे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जरूर करके जाइए, बहुत ईजी है, मैं फिर से बार रिपीट कर रहा हूँ।
क्रोमाइट और लेना जिसके अंदर आपको Na2CO3 प्लस O2 मिला है ना, बैलेंसिंग थोड़ी सी खतरनाक थी, एक बार देखना समझ में आ जाएगा। सेकंड पॉइंट में जैसे आपको Na2CrO4 मिलता है उसको पकड़ना और उसके साथ मिलाना बच्चा H2SO4, सोडियम सल्फेट और सोडियम डाइक्रोमेट जो कि बाहर निकलता है, और सोडियम डाइक्रोमेट के अंदर जब आप KCl मिलाओगे रिप्लेसमेंट के थ्रू आपको मिल जाएगा K2Cr2O7। मुंह पे याद है रिएक्शन यार, क्या ही टेंशन ले रहे हो, प्रैक्टिस करो आपको भी एकदम याद हो जाएगा। तो बस यही काम करना है, ठीक है। इसी के साथ ये जो कंसेप्ट है बच्चा इसको मैं खत्म कर रहा हूं, हार्डली एक लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाएगा, बिकॉज अब इसके अंदर क्या बचा है, ब्लास्ट फर्नेस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो क्या होता है कि रिडक्शन का पॉइंट समझाना थोड़ा सा वो आएगा, और एफ ब्लॉक के अंदर जो एक्टेनॉइड और लेथेनॉइड जो है उनके अंदर थोड़े से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है, जनरली वही पूछा जाता है, और लास्ट में डिस्टिंग्विश से रिलेटेड चीज़ होती है, डिस्टिंग्विश और सिमिलरिटी वाले। तो कुछ बेसिक पॉइंट्स बचे हुए, ज़्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं। मेजर जो टॉपिक था उसके अंदर चैप्टर नंबर 8 का जो लेक्चर नंबर 1 मैंने लिया था वो इंपॉर्टेंट था। लेक्चर नंबर 2 में थोड़ा थियरी, और लेक्चर नंबर 3 जो आने वाला है उसमें मिक्सचर रहेगा, थोड़ा सा ब्लास्ट फर्नेस का इन्फॉर्मेशन, थोड़ा सा एफ ब्लॉक का इन्फॉर्मेशन। तो अगले लेक्चर में चैप्टर क्या होगा बच्चा आपका खत्म हो जाएगा। हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है अब वो ऑफिशियली एकदम पूरी तरह से फुल फ्लेज में चालू हो चुकी है। अब आपको डेली 9 o'clock को लेक्चर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी तक सर बंद चालू क्यों चल रही थी? पहला, बीच में हमने बंद किया था बिकॉज ऑफ सेमेस्टर एग्जाम, और अभी हमने चालू करके फिर बंद किया बिकॉज ऑफ दिवाली की वजह से, ठीक है। तो अब आपको यहाँ से फुल फ्लेज में जो है कि लेक्चर्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, और हमारा आपसे वादा है नवंबर एंड होते होते आपको पूरा 16 चैप्टर आपके हाथों में होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम पर। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा बच्चा, ठीक है, क्योंकि आरंभ बैच में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही ले रहे हैं आपके लिए, और सच में आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन तो हमारे सेमेस्टर में भी आ रहा था, ये क्वेश्चन तो हमारे बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है, ठीक है, आने वाला है, मतलब ऑब्वियसली देने के बाद आप देखेंगे। तो बस यही आपसे गुजारिश है कि मैक्सिमम बच्चों तक ये सीरीज पहुंचाओ, मैक्सिमम लोगों तक ये बताओ। और एक और चीज अनाउंसमेंट आपके लिए होने वाली है कि भाई अगर आप MSc CT एग्जाम देने वाले हो, आपको लग रहा है कि सर मुझे MSc CT एग्जाम देना है, मुझे 12th बोर्ड का एग्जाम देना है, ऑब्वियस देना है, तो भाई आपके लिए 2 बुक हमने लॉन्च की हुई है। पहली बुक है वरदान बुक, जो कि बच्चा आपके लिए महाराष्ट्र बोर्ड के लिए, जो क्लास 12th के बच्चे हैं उनके लिए, HSC बोर्ड के लिए पूरा का पूरा PYQs यहाँ पर बनाकर आपके लिए रखा गया है। दैट इज PYQs 2013 से लेकर 2024 तक के सारे PYQs इसके अंदर आपको मिलेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों सब्जेक्ट के, ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों सब्जेक्ट के मिलेगी, बहुत ही मिनिमम सी प्राइस में आपको मिल जाएगी। इसे आप eklavyapublication.com पब्लिकेशन जो हमारा है उसकी वेबसाइट है, वहां से परचेस कर सकते हैं। साथ में आपको ब्रह्मास्त्र बुक हमने लॉन्च किया हुआ है जो कि प्योरली MSc CT के लिए है, मोर देन 11,000 क्वेश्चन के साथ में 11,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन। तो भाई मतलब देरी करनी नहीं भाई, सोचो ही मत, बाद में सोचोगे आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी, फिर आप मैसेज करते कॉल करते हो कि सर प्लीज जल्दी लाइए बुक को हमें लेना है, तब तक काफी लेट हो जाएगा, आपका टाइम वेस्ट होता है। उससे चाहिए मंगा के अभी रख लो, भले ही आपको यूज बोर्ड एग्जाम की बात करनी है, मंगा के अभी रख लो सेफर साइड के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे खूबसूरत से सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय।